धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यदि एनडीए की सरकार बनी तो इसमें इन सारे स्कैम का बहुत बड़ा योगदान है और इस कारण से हमारी सरकार के ऊपर और हमारे ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है कि ये जो स्कैम है इसको किस तरह से फाइनल कंक्लूजन तक ले जाएं और जो अपराधी हैं वो कैसे सलाखों के पीछे जाएं। ये जो पूरा प्रश्न चल रहा है पिछले 2-3 दिन से पार्लियामेंट पूरा हंगामे में है, उसके पीछे 2-3 कारण हैं अध्यक्ष महोदय। एक सीएजी की रिपोर्ट आती है और सीएजी अपने रिपोर्ट में कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 25 जनवरी 2006 से इस चीज से वाकिफ था कि वो एफआईबीपी क्लियरेंस देने की स्थिति में नहीं है। 3,514 करोड़ का क्लियरेंस चाहिए था और मंत्री केवल 600 करोड़ का क्लियरेंस देने की स्थिति में थे और उन्होंने बिना कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में गए हुए इसको अप्रूवल दे दिया। इसको कैबिनेट ले जाने की उन्होंने आवश्यकता महसूस नहीं की। तो सवाल यह है कि ये देश कानून से चलेगा या ये देश व्यक्ति से चलेगा? आप किसी व्यक्ति का चेहरा दिखा दीजिए और कानून बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि क्या यह सरकार इस चीज से वाकिफ है कि उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने सीमा से ज्यादा जाकर बिना कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिए हुए यह अप्रूवल दिया? दूसरा सवाल यह है कि जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है 29 अगस्त 2014, उसमें उसने 742 करोड़ रुपया जो है वो तत्कालीन जो उस वक्त के टेलीकॉम मंत्री थे और उनके फैमिली के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया। ये केस कैसे डेवलप हुआ या जो हंगामा कैसे चल रहा है इसके तह पर जा रहा हूं। और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग लिमिटेड मॉरिशस हैड साउट एफआईबीपी for USD for which Committee on Economic Affairs was competent to grant approval. However, the approval was granted by the then Finance Minister. Further investigation is being carried out in the circumstances of said FIBP approval granted by the then Finance Minister. तो जब ये सीबीआई ने 29 अगस्त 2014 को खुद ही माना कि वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो पिछले 2 साल से सीबीआई क्या कर रही है? पिछले 2 साल से जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 2 साल से सीबीआई क्या कर रही है। तीसरा सवाल यह है कि रेड क्यों हुआ? कई एक लोगों को लगता है कि यह प्राइवेट आदमी के ऊपर रेड हो गया और प्राइवेट आदमी का डिस्कशन क्यों पार्लियामेंट कर रहा है। बार बार मैं देख रहा हूं कि हमारे मित्र इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हाई कोर्ट में जो है 2016 में एक एप्लीकेशन मूव किया है एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। अब किसका है ये माननीय वित्त मंत्री जी भी बताएंगे। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 2G का स्कैम हुआ है, ये जो एयरसेल मैक्सिस को जो दिया गया, उसने एयरसेल टेलीवेंचर लिमिटेड ने 26 लाख रुपए एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया। और ये 26 लाख रुपया का जो मालिक है वो तत्कालीन वित्त मंत्री जी का बेटा है या कहीं ना कहीं उस कंपनी में कभी न कभी डायरेक्टर था और उसी के माध्यम से ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? इसके अलावा एयरसेल मतलब कि अटॉर्नी जनरल जो है, सीबीआई टीम जो है वो गई थी मलेशिया और 22 मार्च को सीबीआई टीम की वहां के मलेशिया के अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई 22 मई 2013 को। 22 मई 2013 से लेकर यह तीसरा साल है 2016 तक सीबीआई को कौन सी जानकारी मलेशिया से हासिल हुई यह भी बताना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जो एफआईबीपी अप्रूवल हुआ है उसकी कुछ नोट हमारे पास है माननीय अध्यक्ष महोदया। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जो है चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखते हैं। अब मान लीजिए कई एक लोग कहते हैं कि किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से लिखते हैं, किसी कॉर्पोरेट के चक्कर में लिखते हैं, लेकिन चिट्ठी लिखा जाता है। उस वक्त जो चिट्ठी लिखा गया उसमें से एफआईबीपी ने कहा कि वी मे सेंड एन इंटरिम रिप्लाई टू द एमपी अंडर इंटीमेशन टू पीएमओ दैट दीज इशू हैव ऑलरेडी बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ एफआईबीपी एंड एफआईबीपी इज कंसीडरिंग दिस इशू इन द कोर्स ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो जब एमपी ने इस चीज को रेज किया तो क्या ऐसा कारण था कि उसके बाद भी वित्त मंत्री जी ये नहीं किए? इसके बाद तीसरा जो मेरा सवाल है
कि टेलीकॉम का जो एक सर्कुलर है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट एफआईबीपी यदि होगा तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो एफआईबीपी अप्रूवल लेती है, उस मंत्रालय से पूछा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इन देयर रिवाइज्ड कमेंट्स dated 2007 have conveyed that they support the views of NSCS that telecom is a sensitive sector and foreign ownership needs to be subjected to heightened scrutiny and also that for assisting scrutiny waiting before FIBP approval। तो जो ये बात कहा गया कि एयरसेल मैक्सिस में मलेशिया में उसने कहा कि 99% जो है 74% के बदले 99% हो गया, तो क्या ऐसी परिस्थिति थी कि इसके मना करने के बाद भी, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मना करने के बाद भी ये अप्रूवल चला गया। इसके बाद जो एक आरबीआई है, आरबीआई का भी अप्रूवल एफआईबीबी में चाहिए। आरबीआई ने अपने लेटर में कहा, अध्यक्ष महोदया, कि गिवन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इरेगुलरिटीज we are of view that there is need to have thorough investigation to assess the complexity of the transaction and to establish the structural foreign holding in the company। ये आरबीआई ने अपनी चिट्ठी में लिखा। मेरा ये कहना है कि इस तरह के इतने सारे वायलेशन के बाद यदि, और उसी तरह से जो 2003 का कैबिनेट का नोट था जिसके आधार पर कि ये पूरा 2G का स्कैम हुआ, मतलब जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेस के आधार पर एक कारण बताया गया, ट्राई एक रिकमेंडेशन है। तो जब टेलीकॉम का वायलेशन हो रहा है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चिट्ठी का कुछ नहीं हो रहा है, जब सीबीआई कर रही है, सीएजी कर रही है, आरबीआई का कह रहा है, उसके बाद जब अप्रूवल हुआ, तो क्या ऐसा कारण है कि अभी तक सरकार अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं ले जा रही है? और सरकार को इस देश को बताना चाहिए कि कब तक वो सलाखों के पीछे होंगे। और ब्लैक मनी का जो बड़ा इशू है, ये सारे ब्लैक मनी जो पॉलिटिशियन के माध्यम से बाहर गए हैं, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से बाहर गए हैं, वो कब तक इस देश में आएगा? इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।